हेलो, गुड डे, हाउ आर यू? कल हमने कुछ न्यूमेरिकल आपको वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी के बारे में किया था और ये बताया था कि नेक्स्ट आर्टिकल शुरू करेंगे एंड दिस इज द रिलेशनशिप इन बिटवीन मास एंड एनर्जी एंड दिस इज वेरी फेमस relationship developed by Einstein known as mass energy relationship, energy mass relationship. So today we will be discussing about energy mass relationship. A relationship. इंटरमीडिएट में आप इस एक्सप्रेशन से परिचित हुए होंगे, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर. ये फेमस रिलेशन है वेयर E इज द एनर्जी, m इज द मास ऑफ एनी पार्टिकल. तो m मास वाले पार्टिकल के साथ कितनी एनर्जी एसोसिएटेड होता है, दैट इज सेड टू बी इक्वल टू एम सी स्क्वायर एंड द रिलेशनशिप इज E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर. कैसे इस रिलेशन को हम प्राप्त करेंगे? तो बिल्कुल वही क्लासिकल जो तरीका है उसी तरीका का इस्तेमाल करेंगे. देयर वी डिफाइन ए फोर्स and the force is the rate of change of momentum and takes place in the direction of the force or takes place in the direction of the momentum. जिधर मोमेंटम में परिवर्तन होता है उस मोमेंटम की जो दर होती है बदलने की, वो फोर्स को कॉन्स्टिट्यूट करता है और फोर्स उसी दिशा में काम करता है. तो इसी बेसिक जो आधार है उसी का हम इस्तेमाल करेंगे. फोर्स के डिफिनीशन का हम प्रयोग करेंगे. सो फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp by dt. How the momentum is changing with respect to the time, that will give the value for the created force, the produced force. मोमेंटम को आप जानते हो मास इनटू वेलोसिटी के बराबर होता है. सो इट इज द टाइम डेरिवेटिव ऑफ momentum, it is mass into velocity. So the value for the force will be given by this relationship. अब यहां पर ब्रैकेट के अंदर मोमेंटम के लिए आपने लिखा है m is the mass of the particle, v is the velocity with which it is moving, mv. क्लासिकली जब हम डिस्कस करते हैं तो हम लोगों ने ये देखा है कि मास कांस्टेंट रहता है, मास में कोई परिवर्तन नहीं होता है और इस मास को ही हम रेस्ट मास कहते हैं क्योंकि हम ऐसे डोमेन में काम करते हैं. इसके पहले वाले आर्टिकल में आपने देखा है when v is equal to 0 the mass is the rest mass m0. when v is very less than c then also m is equal to m0. लेकिन when v becomes comparable to the velocity of light, v is less than c, तो ऐसी डोमेन में, ऐसे रीजन में मास बढ़ना शुरू हो जाता है. और कितना मास बढ़ता है, क्या रेट होता है, दैट इज गिवन बाय द रिलेशन m is equal to m0 divided by square root 1 minus v square by c square. चूंकि अब हम रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड मास के बीच में विचार कर रहे हैं, तो ऐसे रीजन में हम अपने को रखते हैं, रिलेटिविस्टिक डोमेन में हम रखते हैं, where the velocity with which the particle is moving is comparable to the velocity of light, although v is less than c. तो ऐसी दशा में v तो वेरिएबल है ही है, समय के साथ बदलेगा, मास भी समय के साथ बदलेगा. सो बोथ द पैरामीटर्स आर वेरिएबल inside the bracket. m is also changing,
it is increasing with the velocity and v is also changing. और दोनों चूंकि चेंज कर रहे हैं इसलिए देखिए डिफरेंशिएशन आप लिखेंगे कीपिंग यम कांस्टेंट यम dv by dt। और क्लासिकल मैकेनिक्स में यही एक्सप्रेशन हमको प्राप्त होता है। m is the mass, dv by dt is the acceleration, rate of change of velocity is the acceleration, mass into acceleration, m into a, that is equal to f। तो क्लासिकल रिलेशन फोर्स और एक्सीलरेशन के बीच का ये संबंध है f इज इक्वल टू m इंटू ए। लेकिन यह एक्सप्रेशन तब प्राप्त हुआ है जब m को हमने कांस्टेंट लिया है। अब m भी बदल रहा है और m बदल रहा है तो इसलिए कीपिंग v कांस्टेंट हाउ द मास इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा, मास इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम का मतलब कि टाइम बदल रहा है तो वेलोसिटी बदल रही है और वेलोसिटी बदल रही है तो मास बदल रहा है। तो इनडायरेक्टली द इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑन द मास कैन बी ऑब्टेन थ्रू इट्स टाइम डेरिवेटिव थ्रू टाइम वेरिएशन, ये मिलता है। तो अब हमें केवल एक टर्म न मिल करके एम डी वी बाई डी टी जो क्लासिकल डोमेन में हम जब रहते हैं v इज वेरी वेरी लेस देन c जब रहते हैं तो मिलता है मास इनटू एक्सेलरेशन। इसके अतिरिक्त एक एडिशनल टर्म और हमको प्राप्त होता है v dm by dt। अब इस फोर्स के अंतर्गत ये फोर्स के लिए एक्सप्रेशन हो गया, इस फोर्स को लगाया जाए और पिंड बॉडी जिसका मास m है इट गेट्स डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस dx। फोर्स आपने लगाया, फोर्स लगाने के बाद फोर्स की दिशा में एक डिस्प्लेसमेंट होता है dx का। तो एफ डॉट dx आप जानते हो फोर्स गुणे फोर्स की दिशा में चली गई दूरी, ये बताता है वर्क डन के लिए। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो स्मॉल वर्क डन के बराबर होगा। मैं फिर रिपीट कर दूं, फोर्स के लिए एक्सप्रेशन है ये आपको प्राप्त हुआ, मैं लिख लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। इस फोर्स के अंतर्गत किसी बॉडी के ऊपर लग रहा है और बॉडी में फोर्स की दिशा में एक डिस्प्लेसमेंट dx का होता है। तो f डॉट dx जो होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ द वर्क विच विल बी डन बाय द फोर्स, जो कार्य किया जाएगा उसके बराबर होगा। और यह किया गया कार्य dw, ये किया गया कार्य शुरू में वस्तु स्थिर था, रुका हुआ था, अब ये चल रहा है तो उसमें एक वेलोसिटी उत्पन्न हो गई। इनिशियल वेलोसिटी 0 था, फाइनल वेलोसिटी उसमें आ गई, फोर्स लगने के बाद चलना शुरू कर दिया। तो इसलिए ये रेट और स्मॉल इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आएगा। ईके, ईके इज द काइनेटिक एनर्जी। फोर्स लगने के पूर्व वस्तु रुका हुआ था इसलिए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0। फोर्स लगने के बाद उसमें एक डिस्प्लेसमेंट dx का क्रिएट हो रहा है तो उसमें एक काइनेटिक एनर्जी की वृद्धि हो जाएगी और डी ई के बराबर आएगा। और यह काइनेटिक एनर्जी में जो वृद्धि होगी वह किए गए कार्य के बराबर। तो दो एक्सप्रेशन आपने डेवलप किया, फोर्स लगाने से वस्तु में dx का डिस्प्लेसमेंट होता है, एक कार्य किया जाएगा और वह किया गया कार्य dw के बराबर है। dx छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है और इसलिए स्मॉल अमाउंट ऑफ द वर्क विल बी डन एंड दिस अमाउंट ऑफ द वर्क व्हिच विल बी डन दैट विल बी इक्वल टू द इंक्रीमेंट इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इसको कह लीजिए इक्वेशन नंबर 2, इसे कह लें इक्वेशन नंबर 3। और 2 और 3 को आपस में कंपेयर करें, कंपेयरिंग 2 and 3, comparing equations 2 and 3। तो dw के बराबर ये भी है, dw के बराबर ये भी है, तो we get dEk, the small increment in the value of the kinetic energy of the system।
दिस इज इक्वल टू डी के इज इक्वल टू एफ हेलो डॉट दोस्तों, डी एक्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एफ डॉट डी या एक्स के बराबर स्लाइड की आएगा। तरफ और मैं 3 फिर दिए नया हैं। इक्वेशन जो 5 प्राप्त कैसे हुआ कुछ उसके बारे स्टार में लगा बता दें। सकते हैं कि कैसे एक पिंड है, कैसे उस पिंड पर फोर्स एफ लगाया जाता है, फलस्वरूप उसमें एक विस्थापन dx का क्रिएट होता है। विस्थापन के कारण वह उस सिस्टम द्वारा फोर्स द्वारा कार्य किया जाएगा और किया गया कार्य उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगा, इसलिए इंक्रीमेंट इन द काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो डी ई के इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स। ये इक्वेशन नंबर 4 प्राप्त हो गया। एफ डॉट डी एक्स की वैल्यू निकाली जा सकती है। एफ की वैल्यू हमको इक्वेशन नंबर 1 से पता है, तो इसको सब्स्टिट्यूट करें। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 in equation 4, we get dEk, a small increment in the kinetic energy of the system. This is equal to f dot dx, तो f की जगह पर पहला टर्म m dv by dt into dx प्लस सेकेंड टर्म v dm by dt into dx, ये आ जाएगा। कुछ नहीं किया, एक सिंपल मैथमेटिकल रिलेशन है और उसी की लिख रहे हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स नहीं है, बहुत आसान सी मैथमेटिक्स है। मैं यहां तक की बात फिर दोहरा दूं। फोर्स को डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से। मोमेंटम की वैल्यू लिख दिया। रिलेटिविस्टिक डोमेन में हम बात कर रहे हैं तो मास भी वेरिएबल है, वेलोसिटी भी वेरिएबल है, इसलिए इक्वेशन 1 प्राप्त हुआ। लगे हुए फोर्स के कारण वस्तु में dx का विस्थापन होता है, तो एक स्मॉल वर्क किया जाएगा and this small work which will be done, that will be equal to the increment in the kinetic energy of the system. दोनों 2 और 3 को यदि कंपेयर कर लिया जाए तो डी के विल बी इक्वल टू एफ डी एक्स, ये स्थिति प्राप्त हो जाएगी। अब एफ की वैल्यू हमको इक्वेशन नंबर 1 से पता है, सब्स्टिट्यूट कर दिया तो एम डी वी बाई डी टी इंटू डी एक्स प्लस वी डी एम बाई डी टी इंटू डी एक्स, यह आ गया। मैथमेटिकली हम dt की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम था इनटू dx, इसको हम लिख सकते हैं dv चेंज इन द वेलोसिटी इनटू dx बाई dt। dt यहां लिखा जा सकता है। ऐसे ही dt को dx के साथ लिख सकते हैं, dm इंटू dx बाई dt हो जाएगा। तो इसको फिर लिख सकते हो m dv एंड लेट मी राइट डाउन dx बाई dt। फर्स्ट टर्म को ऐसा लिख लिया। dt जो पहले dv के साथ लगा हुआ था, इस dt को हमने dx के साथ लिख लिया। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन कैन बी चेंज्ड, कोई अंतर नहीं आएगा, मैथमेटिकली एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। ऐसे ही सेकेंड टर्म को लिख लीजिए प्लस v dm और dt कैन बी यूज्ड विद dx एट dx बाई dt। ठीक, अब dx बाई dt क्यों किया गया, इस फॉर्म में लिखने का औचित्य क्या है? लिखने से एक नई बात हमको पता चल गई। dx बाई dt इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को क्या हम कहते हैं? वेलोसिटी। सो दिस इज वेलोसिटी v, dx by dt are also velocity v, so let us replace dx by dt by velocity। तो फर्स्ट टर्म हमको मिल जाता है m v dv, m v dv। देखो m dx by dt is the velocity v dv plus dx by dt is v, already v is there, so v square dm। Let me repeat again, dx by dt is v mv dv plus dx by dt is v into v square dm
This is equal to DEK. Say equation number 5. The small increment in the value of the kinetic energy mathematically will be equal to mvdv प्लस v स्क्वायर dm के बराबर आएगा। अब ये स्मॉल इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी अभी यहाँ से बिल्कुल स्पष्ट निकल नहीं सकता। इसको निकालने के लिए हम वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी वाले एक्सप्रेशन का प्रयोग करेंगे। यूजिंग m इज इक्वल टू m0 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम जानते हैं, से इक्वेशन नंबर 6। इसका प्रयोग करते हैं। इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो m स्क्वायर इट इज इक्वल टू m0 स्क्वायर और नीचे से स्क्वायर रूट हट जाएगा तो 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो m स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू m0 स्क्वायर। सी स्क्वायर से सब जगह गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा m स्क्वायर ब्रैकेट में सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू सी स्क्वायर से इधर भी गुणा हो जाएगा m0 स्क्वायर सी स्क्वायर। और दिस कैन फर्दर बी रिटन एज m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस m स्क्वायर v स्क्वायर, ब्रैकेट को तोड़ दिया, m स्क्वायर से गुणा किया तो m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस m स्क्वायर v स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू m0 स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर 6 को हम रीअरेंज करके इक्वेशन नंबर 7 की तरह लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 6 को ही इक्वेशन नंबर 7 की तरह लिखा जा सकता है रीअरेंजमेंट के उपरांत, और रीअरेंजमेंट भी बहुत आसान है। बिल्कुल सिंपल सी मैथमेटिक्स है जिसका प्रयोग किया गया और ये आप समझ चुके हो, जान चुके हो, तो इसलिए हम इसको मिटाते हैं। ठीक, अब एक काम हम ऐसा करते हैं, जो इक्वेशन नंबर 7 आपने डेवलप किया है, इस इक्वेशन नंबर 7 को डिफरेंशिएट करते हो फॉर वेरी स्मॉल चेंजेज, इसको देखने का प्रयास करते हो। तो पहला टर्म है m स्क्वायर सी स्क्वायर, सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट, तो सी स्क्वायर कांस्टेंट है, m स्क्वायर केवल वेरिएबल है, m स्क्वायर बदलेगा तो m स्क्वायर बदलेगा 2m, m स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2m dm, तो 2m सी स्क्वायर dm। पहला टर्म देखो, सी स्क्वायर इज कांस्टेंट, सो 2m सी स्क्वायर dm, 2m सी स्क्वायर dm माइनस दूसरा टर्म, यहां दूसरे टर्म में m स्क्वायर v स्क्वायर आ रहा है, m भी वेरिएबल है, v भी वेरिएबल है, तो इसलिए डिफरेंशिएशन बाय पार्ट कर सकते हो। पहले हमने मान लिया m स्क्वायर को ही किया, v स्क्वायर को कांस्टेंट मानते हुए, तो 2m m स्क्वायर का, v स्क्वायर को कांस्टेंट 2m v स्क्वायर dm, 2m m स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो 2m v स्क्वायर कांस्टेंट dm माइनस, अब हम करेंगे m को कांस्टेंट मानेंगे और v को डिफरेंशिएट करेंगे, तो 2v और m स्क्वायर कांस्टेंट माइनस 2v m स्क्वायर नाउ कांस्टेंट, v स्क्वायर का हुआ 2v dv,
ट्वाइस Vm² dV, ये आया। और राइट हैंड साइड को देखिए वैल्यू कितनी आएगी, दिस इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पर है m0² इज द रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल का स्क्वायर, कांस्टेंट है, 10 ग्राम का है तो रेस्ट मास 10 ग्राम है तो 10 ही ग्राम रहेगा, 2 किलो का है तो 2 किलो ही रहेगा। सो रेस्ट मास इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट दैट इज आल्सो कांस्टेंट क्वांटिटी। तो राइट हैंड साइड पर m0 भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, इसलिए राइट हैंड साइड पर 0 आ जाएगा। और पॉजिटिव क्वांटिटी को एक तरफ, नेगेटिव क्वांटिटीज को एक तरफ कर लें तो 2mc² dm, दिस इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो प्लस 2mv² dm, ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस 2vm² dv, ये आ जाएगा। और इसमें जब थोड़ा ध्यान दीजिए तो ध्यान देंगे तो आपको लगेगा कुछ चीजें कॉमन है ऑन बोथ द साइड्स, कॉमन है तो उसको कैंसिल किया जा सकता है, डिलीट कर सकते हैं। 2m फ्रॉम हियर, 2m फ्रॉम हियर एंड 2m फ्रॉम हियर, ये कैंसिल किए जा सकते हैं। और ये कैंसिल आपने कर दिया तो बच जाएगा c² dm, दिस इज इक्वल टू v² dm प्लस mv dv प्लस mv dv। देखो 2m हमने कैंसिल कर दिया, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, तो जो बचा लेफ्ट हैंड साइड पर c² dm, दिस इज इक्वल टू v² dm प्लस mv dv, ये बच गया। से दिस हैज इक्वेशन नंबर 6, नहीं आ चुका है 6 एंड 7, दिस हैज इक्वेशन नंबर 8। अब इक्वेशन नंबर 5 का जो राइट हैंड साइड है mv dv प्लस v² dm, और इक्वेशन 8 का जो राइट हैंड साइड है mv dv प्लस v² dm, दे आर द सेम। इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 8 के राइट हैंड साइड बराबर हैं, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो वी गेट हेंस द स्मॉल इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू c² dm के बराबर आएगा, से इक्वेशन नंबर 9। और ये कैसे मिला उसको लिखना चाहें तो लिख लीजिए, आफ्टर कंपेयरिंग इक्वेशंस 5 and 8, तो ये आपको लंबा सा एक्सप्रेशन जो आ रहा था उसकी जगह पर लेफ्ट हैंड साइड दोनों के बराबर हो जाएंगे, 5 के भी और इक्वेशन 8 के भी, तो डी ई के इट इज इक्वल टू c² dm, ये एक्सप्रेशन आपको प्राप्त हो गया। अब ये जो एक्सप्रेशन प्राप्त हो गया डी ई के, इस पर जरा विचार कर लीजिए। dEk is the small increment in the value of the kinetic energy of the system on the left hand side, और राइट हैंड साइड पर है c² is a constant quantity and dm is the small variation in the mass of the particle। फोर्स लगाया, चला, dx डिस्प्लेसमेंट हुआ, काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि हुई, तो उसके मास में भी कुछ किंचित वृद्धि हो जाएगी, थोड़ी सी वृद्धि हो जाएगी। आप कहेंगे थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, मास भी कैसे थोड़ा बढ़ जा रहा है, तो मास में भी वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं है dm। और मैंने शुरू में बताया कि हम लोग जो कंसीडर कर रहे हैं रिलेटिविस्टिक केस को कंसीडर कर रहे हैं, when the velocity is comparable to the velocity of light although v is less than c, इसका हम प्रयोग कर रहे हैं और इसकी सहायता से चल रहे हैं। तो this increment in the kinetic energy is equal to the increment in the mass of the particle multiplied by c²।
चूंकि हम केस कंसीडर कर रहे हैं, रिलेटिविस्टिक केस कंसीडर कर रहे हैं, वेलोसिटी इज वेरी वेरी लार्ज बट लेस देन c, इट इज कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इसलिए ये जो काइनेटिक एनर्जी जो अब तक कह रहे थे, स्मॉल इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, इसको हम कहते हैं स्मॉल रिलेटिविस्टिक इंक्रीमेंट इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। स्मॉल relativistic small increment in the relativistic kinetic energy of the system। टोटल एनर्जी में कितना परिवर्तन होगा इसको निकालने के लिए लेफ्ट हैंड साइड को इंटीग्रेट कर दीजिए डी के, और लेफ्ट को करेंगे तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड को भी करना पड़ेगा। कर दीजिए इसको भी राइट हैंड साइड को। सी स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, ऐसा कर। By integrating on both the sides, we will be getting this result। लिमिट्स भी लगा लें। पहले वस्तु रुका हुआ था, फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के पूर्व वस्तु रुका हुआ था, काइनेटिक एनर्जी 0 थी। इनिशियली फोर्स लगाया, हल्का सा डिस्प्लेसमेंट उत्पन्न हुआ तो काइनेटिक एनर्जी में स्मॉल इंक्रीमेंट हो गया, सो लोअर लिमिट इज 0। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 थी और बढ़ करके ये काइनेटिक एनर्जी अपर लिमिट इज ई के। लेट मी अगेन एक्सप्लेन द लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द सिस्टम वाज 0, और जब चलना शुरू कर दिया उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो मान लिया कि उसका काइनेटिक एनर्जी हो गया ई के। सो लोअर लिमिट इज 0, द अपर लिमिट इज ई के ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की बात करिए। जब वस्तु रुका हुआ था, काइनेटिक एनर्जी 0 था, लोअर लिमिट, तो उसमें वस्तु रुका हुआ था तो वस्तु का मास रेस्ट मास था। लेट मी अगेन एक्सप्लेन। ये इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू मास आपको करना है। वस्तु रुका हुआ था तो काइनेटिक एनर्जी 0 थी, तो वस्तु रुका हुआ था तो उसमें मास उसका रेस्ट मास था, और रेस्ट मास के लिए नोटेशन हम m0 का प्रयोग करते हैं। और जब चलने लगता है तो इसका मास हो जाता है m, और जब मास होता है m तो उस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है k। तो लेफ्ट हैंड साइड के इंटीग्रेशन के लिमिट्स और राइट हैंड साइड के इंटीग्रेशन के लिमिट अब आपको समझ में आया होगा। द लेफ्ट हैंड साइड इज बीइंग इंटीग्रेटेड इन द लिमिट्स 0 to ek, और राइट हैंड साइड को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद इन द लिमिट्स m0 to m। m0 इज द रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल व्हेन द काइनेटिक एनर्जी इज 0, और चलते समय इसकी वैल्यू है m मास की, तब इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है ek। और इसको आप इंटीग्रेट कर दें, और इसे इंटीग्रेट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर डी ई के है, इसका इंटीग्रेशन आएगा ई के। लिमिट्स रखना पड़ेगा आपको। लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है ई के। लेफ्ट हैंड साइड को इंटीग्रेट किया, डी के इंटीग्रेशन इसका हो गया ई के, और ई के में लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है ई के। ऐसे ही राइट हैंड साइड पर आइए, सी स्क्वायर इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट होने के कारण इंटीग्रेशन साइन से ये बाहर है। डीएम के संदर्भ में इसको इंटीग्रेट करना है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा यम, और यम के लिए लोअर लिमिट है m0 और अपर लिमिट है m। लोअर लिमिट अपर लिमिट की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड पर इंटीग्रेशन डी ई के है, इसकी वैल्यू हो गई ई के। राइट हैंड साइड पर इंटीग्रेंड विथ रिस्पेक्ट टू डी एम है तो इसकी वैल्यू m हो गई। लिमिट हो गया m0 to m। लिमिट को रख दिया जाए
तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई ई के -0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दिस इज इक्वल टू, यहां करिए तो c² अपर लिमिट इज m माइनस लोअर लिमिट इज m0, ये आ गया। 0 रिडंडेंट है, कोई मतलब नहीं, तो ई के दिस इज इक्वल टू mc² माइनस m0c², mc² माइनस m0c², यह इक्वेशन प्राप्त हुआ। इक्वेशन 9 के बाद हम इक्वेशन नंबर 10 पर पहुंच गए। यह एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी के लिए प्राप्त हुआ, एंड दिस रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी इट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन mc² माइनस m0c²। अब जैसे आपने इंटरमीडिएट में पढ़ रखा है, कोई मैथमेटिकल इक्वेशन की सत्यता इससे भी चेक की जाती है कि डायमेंशनली राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन एक ही होने चाहिए। यदि एक है तो इक्वेशन सही है, डायमेंशन अलग अलग हो जा रहे हैं तो इसका मतलब गलत है। ई के इज द एनर्जी, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी, लेफ्ट हैंड साइड एनर्जी, और इसलिए राइट हैंड साइड को भी एनर्जी होना चाहिए। तो लगता है पहला टर्म भी एनर्जी है, और एनर्जी में से ही एनर्जी घटाई जा सकती है, तो आप जानते ही होंगे। जैसे मैथमेटिक्स में कहा जाए 5 आम हैं, 3 अनार हैं, बताइए फलों की कुल कितनी संख्या हुई? तो आप बता देंगे 5 3 8। लेकिन फिजिक्स में जब इसी को पूछा जाए बताइए फलों की संख्या कितना है, तो आप उत्तर देंगे 5 आम है और 3 अनार है। आम में अनार को जोड़ा नहीं जा सकता, अलग अलग होता है। अमरूद में लीची को जोड़ा नहीं जा सकता है, अमरूद में अमरूद को ही जोड़ा जा सकता है, या अमरूद से घटाया जा सकता है, गुणा किया जा सकता है विभिन्न पैरामीटर से, लेकिन जोड़ने और घटाने का काम उसी तरह के पैरामीटर्स में उसी तरह के पैरामीटर को जोड़ा जा सकता है और उसी तरह के पैरामीटर को घटाया जा सकता है। मैं एक उदाहरण आपको दे दूं तो स्पष्ट हो जाएगा। गति के नियम आपने मैथमेटिकल इक्वेशन पढ़ा होगा, v इज इक्वल टू, पहला इक्वेशन पढ़ते हो u प्लस AT। अब देख लो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, वेलोसिटी, तो राइट हैंड साइड भी वेलोसिटी होना चाहिए। पहला टर्म भी वेलोसिटी होना चाहिए और दूसरा टर्म भी वेलोसिटी होना चाहिए। वेलोसिटी में ही वेलोसिटी को जोड़ा जा सकता है, अन्यथा ये इक्वेशन गलत है, फिर सही नहीं हो सकता। तो देखिए पहला इनिशियल वेलोसिटी है ही है। दूसरा देख लीजिए एक्सीलरेशन है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसमें टाइम का गुणा है, तो 1 सेकेंड कटा तो मीटर पर सेकेंड हो गया। तो मीटर पर सेकेंड होने के कारण यह भी वेलोसिटी हो गया। तो वेलोसिटी में वेलोसिटी को जोड़ा जा सकता है, वेलोसिटी से वेलोसिटी को घटाया जा सकता है। दूसरा इक्वेशन को भी अपने आप करके देख लो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। तीसरा v² प्लस 2a, ये सब करके आप देखेंगे तो सबके डायमेंशंस वही आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के। तो इसलिए यह चूंकि एनर्जी है, राइट हैंड साइड को भी एनर्जी होना चाहिए, तो पहला टर्म भी एनर्जी होना चाहिए, दूसरा टर्म भी एनर्जी होना चाहिए। इसको देखने से कुछ ऐसा लग रहा है कि ये काइनेटिक एनर्जी है, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी आप जानते हो टोटल एनर्जी में से पोटेंशियल एनर्जी को क्लासिकली घटा देते हैं, तो फिर हमको काइनेटिक एनर्जी प्राप्त होता है। द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। तो लगता है कि जैसे ये टोटल एनर्जी है और ये
इक्विवेलेंट टू द पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी में से पोटेंशियल एनर्जी को घटाते हैं तो हमें काइनेटिक एनर्जी, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी प्राप्त होता है। तो इसके बारे में फिर और डिटेल मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। लेकिन यह जो जिसको घटाया जा रहा है m0 रेस्ट मास से जो संबंधित है, m0 c², इसको हम कहते हैं रेस्ट मास एनर्जी। रेस्ट मास एनर्जी and this rest mass energy is equivalent to the potential energy of the classical system। तो ये टोटल एनर्जी में से रेस्ट मास एनर्जी को आपने घटा दिया तो रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी प्राप्त हो गया। और यह इक्वेशन हम फिर यहाँ पर डेवलप करते हैं जिसमें m0 c² को हम कहते हैं रेस्ट मास एनर्जी। फिर और इन इक्वेशन का क्या अभिप्राय है, किस तरह से इसके डिटेल को किया जा सकता है, दिस आई विल लेट यू नो in the next lecture. So this is all for today. Thank you very much.